स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात बिहार लोक सेवा आयोग के तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के उत्तर लेखन कौशल अर्थात आंसर राइटिंग स्किल के लिए यह कार्यक्रम विशेष रूप से प्रारंभ किया है, क्योंकि मैं स्पेशली बिहार के विद्यार्थियों के लिए ये कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी बड़े जुझारूपन के साथ, प्रतिबद्धता के साथ तैयारी करते हैं, परंतु कई बार गुणवत्ता के रह जाने से वे चयनित नहीं हो पाते या बेहतर जानकारी के बावजूद प्रश्न को नहीं समझ पाते या बेहतर प्रकार से उसे संप्रेषित नहीं कर पाते, इसीलिए उन्हें अंक थोड़ा कम आता है और वे रह जाते हैं। तो हम लोगों ने अर्थात टीम दृष्टि ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों के लिए आंसर राइटिंग स्किल के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया है। मैं संजीव श्रीवास्तव, बिहार से जो बीपीएससी के प्रश्न आए हैं मुख्य परीक्षा में समान अध्ययन के, विशेष रूप से भूगोल या अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्रादेशिक नियोजन और विकास के प्रश्न हैं उनका विश्लेषण करूंगा। कुछ पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी से भी प्रश्न आए हुए हैं उन सभी का। तो प्रश्नों के विश्लेषण की इस प्रक्रिया में हमारा प्रयास यह होगा कि पहले भाग में आपको हम यह बताएंगे कि प्रश्न की मांग क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। दूसरे पार्ट में एक उसका प्रेजेंटेशन बना के आपको दिखाएंगे, प्रेजेंटेशन अर्थात प्रस्तुतिकरण, कि किस किस पॉइंट की आप चर्चा करेंगे तो किस पॉइंट पे लगभग कितने शब्द आपको खर्च करने चाहिए। क्योंकि जब इस प्रकार से एक सधी रणनीति बनाकर आप तैयारी कर मतलब लिखते हैं उत्तर को, तो उत्तर बहुत ही शानदार होता है, उसका संप्रेषण जबरदस्त होता है और उस प्रक्रिया में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करके आप अच्छे रैंक के साथ चयनित हो पाते हैं। और फिर तीसरे भाग में प्रश्न का लगभग एक आदर्श उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप बिल्कुल यह सीख सकें कि आंसर राइटिंग स्किल होता क्या है। क्योंकि बिहार के परीक्षार्थी मेहनत करने में बहुत ही आगे हैं, लेकिन वही है, कई बार गुणवत्ता के रह जाने से, कई बार अंडरस्टैंडिंग के रह जाने से, उस समझ के रह जाने से वो चूक जाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। तो चलते हैं, देखते हैं। आज से हम लोग जैसे सबसे पहले 60वीं 62वीं जो बीपीएससी की मुख्य परीक्षा हुई थी, उसके अंतर्गत जो समान अध्ययन में प्रश्न पूछे गए थे भूगोल से संबंधित, उसी का विश्लेषण करेंगे। हालांकि भूगोल और अर्थव्यवस्था से संबंधित यह प्रश्न है, कृषि से संबंधित। मूल रूप से तो यूपीएससी में अर्थव्यवस्था से संबंधित ही आता है ये थर्ड पेपर में, परंतु बिहार एक ऐसा पब्लिक सर्विस कमीशन है जहां पर भूगोल, प्रादेशिक नियोजन, कृषि, उद्योग से इस प्रकार से जुड़ के आता है और ऑप्शनल का टच लेकर आता है। अर्थात परीक्षार्थी को बड़े डीप रूटेड प्रकार से उसका उत्तर पता होना चाहिए। प्रश्न देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलते हैं, देखते हैं प्रश्न को। 60वीं 62वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा समान अध्ययन में जो प्रश्न आया था, और फिर समझते हैं इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपके सामने है, भारतीय कृषि में समृद्धि। यहां पर दो टर्म है, समृद्धि और साथ में उत्पादकता। भारतीय कृषि में समृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियों, ट्रेंड्स की व्याख्या कीजिए। देश में उत्पादकता में सुधार लाने, प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और कृषि आय को बढ़ाने के उपाय भी बताएं। अर्थात जो एग्रीकल्चरल इनकम है, फार्म इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम के बजाय इसको फार्म इनकम कहा जाता है, वो किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, प्रश्न है भारतीय कृषि में समृद्धि, ग्रोथ और उत्पादकता की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। अगर वैसे भी बिहार के विद्यार्थियों का भूगोल बेहतर होता है, प्रोफेसर आरबी सिंह जो पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे, भूगोल को न केवल उन्होंने एस्टेब्लिश किया बल्कि उनका जो योगदान है यूपीएससी के लिए भी बहुत बड़ा है, हमारे भी गुरु हैं। तो भूगोल इसलिए बिहार के परीक्षार्थियों के लिए थोड़ा बेहतर होता भी है, उनका नोट्स बड़ा ही गुणवत्तायुक्त भी था। मैं खुद ही उनका विद्यार्थी रहा हूँ। तो इस संदर्भ में सबसे पहले आप देखिए कि समृद्धि यानी एग्रीकल्चरल ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी के निर्धारक घटक कौन से हैं, और भारत में उत्पादकता के आधार पर जो भारत के कृषि प्रदेश हैं उनको कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। जैसे अति उत्पादकता के क्षेत्र, उच्च उत्पादकता के क्षेत्र, सामान्य उत्पादकता के क्षेत्र और निम्न उत्पादकता के क्षेत्र जो औसत से भी कम होगा। तो ऐसे उत्पादकता के क्षेत्रों का एक वर्गीकरण होगा जो उत्पादकता के ट्रेंड्स या प्रवृत्तियों को बताएगा।
लेकिन यहां पर ट्रेंड पूछा गया है, तो उत्पादकता के प्रदेशों के वर्गीकरण के साथ साथ स्वतंत्रता के बाद से उत्पादकता में किस किस प्रकार से परिवर्तन आया है और उसी के साथ समृद्धि ग्रोथ में क्या उसके ट्रेंड्स रहे हैं, इसको भी हमें बताना है। और साथ में चूंकि निर्धारक घटक की चर्चा यहां हम करेंगे, हरित क्रांति से भी इसको जोड़ेंगे, तो निर्धारक घटक में ही यदि पूरे अखिल भारतीय स्तर पर सुधार कर दिया जाए, संशोधन कर दिया जाए, उसको तकनीकी रूप से सुधार दिया जाए, तो उत्पादकता में सुधार हो जाएगा। और तब कुछ विशेष सलाह और भी चाहिए या तथ्य चाहिए जो लाभ को बढ़ा सके, क्योंकि उच्च उत्पादकता के क्षेत्रों में भी कृषकों को कई बार वह उच्च लाभ नहीं मिल पाता, अर्थात लाभ का अधिकांश अंश बिचौलिए खा जाते हैं। इसलिए भारत सरकार ने एपीएमसी एक्ट बनाया, बाजार यानी विपणन की प्रक्रिया से संबंधित, ट्राइफेड, नेफेड, इस प्रकार से जो बाजार का गठन आप बिहार में भी देखेंगे, पटना में बाजार समिति के पास जो कोचिंग का हब भी है भिगना पहाड़ी से आगे, क्योंकि मैं वहीं से हूँ इसलिए मैं बहुत बढ़िया जानता हूँ इन चीज़ों को, तो आपने देखा भी होगा, वो उसी एरिया से कंसर्न है। एनीवे, तो एपीएमसी एक्ट बनाया गया, फिर नेफेड बनाया गया, ट्राइफेड बनाया गया, तो उनमें और कौन कौन से सुधार अपेक्षित हैं जिसके कारण या जिसके आधार पर कृषि के आय को, फार्म इनकम को बढ़ाया जा सकता है। तो चलते हैं प्रश्न के सबसे पहले रिक्वायरमेंट को समझते हैं। यहां पर भारतीय कृषि में समृद्धि उत्पादकता के प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए, ट्रेंड्स की व्याख्या कीजिए। तो दो चीज होगा, सबसे पहले उत्पादकता और समृद्धि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं, पूरक हो जाते हैं। जहां पर उत्पादकता बेहतर होगा वहां पर प्राय समृद्धि भी, ग्रोथ भी बेहतर होगा। तो समृद्धि और ग्रोथ के लिए, समृद्धि और उत्पादकता के लिए हम एक चार्ट दे देंगे और भारत के कृषि प्रदेशों को 4 भागों में बांट देंगे और फिर एक मूल्यांकन करेंगे कि आज़ादी या स्वतंत्रता के बाद से अभी तक, हालांकि हम ये 60वीं 62वीं का प्रश्न है, लेकिन हम 2022 तक इसका विश्लेषण करेंगे ताकि आप और बेहतर प्रयास सीख सकें एक करंट एग्जाम्पल के साथ। उसमें कुछ करंट अप्लाइड एग्जाम्पल्स भी लेंगे। तो स्वतंत्रता के बाद से हरित क्रांति, हरित क्रांति के बाद से 2000 और 2000 से लेकर के 2022 तक का एक अलग ट्रेंड बनेगा, उस ट्रेंड का विश्लेषण करेंगे और तत्पश्चात उत्पादकता में सुधार या उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और साथ ही साथ फार्म इनकम को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इस प्रश्न को लगभग आप 300 शब्दों में लिख सकते हैं। बीपीएससी में ये स्कोप होता है, 38 नंबर का है ये। 300 शब्द आप इसके लिए आराम से यूज कीजिए। 2 भागों में प्रश्न बटा हुआ है, लगभग 150 के बजाय 175 शब्द पहले पार्ट में होगा, क्योंकि पहले पार्ट में ही ज़्यादा लिखना है, और 125 या 100 शब्द का प्रेजेंटेशन आप बनाइए दूसरे पार्ट के लिए, उत्पादकता में वृद्धि किस प्रकार से होगा और फार्म इनकम कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक, जैसे प्रश्न की समझ क्या है, प्रश्न की मांग क्या है, हम इस पे चलते हैं। यदि हम प्रश्न के मांग की बात करें, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए उत्पादकता क्या है। कृषि उत्पादकता, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। इसके अलावा कृषि समृद्धि, ग्रोथ, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, ये क्या होता है, इसकी समझ आपको होनी चाहिए। अगर इन दोनों की समझ है तो इनके निर्धारक घटक कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए, डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स। इसके निर्धारक घटक कौन से होंगे, इसमें आपको पता होगा। इसमें सबसे पहले आएगा भौतिक घटक, फिर आएगा सामाजिक सांस्कृतिक घटक, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं परंपरागत घटक। ये दोनों हो जाते हैं ट्रेडिशनल कंपोनेंट्स, परंपरागत घटक
आगे सब पे चर्चा करेंगे हम लोग। आधुनिक घटक में यही महत्वपूर्ण होगा, इसकी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले होगा संरचनात्मक घटक या संस्थागत ले लेते हैं सबसे पहले, जिसमें भू सुधार आदि आएगा। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा संरचनात्मक घटक, इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। यही सबसे ज्यादा मेन या मुख्य है समृद्धि और उत्पादकता के निर्धारण करने में। इस पे चर्चा हम लोग थोड़ा डिटेल में करेंगे। थोड़ा सा एक और पार्ट हो जाता है सरकार की नीति। सरकार की नीति, जैसे हरित क्रांति के प्रदेश का चयन तो भारत सरकार ने ही किया था ना, तो सरकार के नीति में ही जब वो क्षेत्र नहीं आएंगे, चयन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। जैसे यूपीएससी के प्रश्नों को आप देखेंगे तो पूछा गया है पूर्वी भारत में हरित क्रांति क्यों नहीं हुआ। पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्य आएंगे, और इन राज्यों में या इन क्षेत्रों में हरित क्रांति नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि संस्थागत विकास वहां बेहतर प्रकार से नहीं हो पाया था। संस्थागत विकास का तात्पर्य भू सुधार की प्रक्रियाएं हैं, चकबंदी, हदबंदी, भूमि का मालिकाना हक, अनुपस्थित जमींदारी की प्रक्रिया से मुक्ति। यह सब प्रक्रियाएं इतना ना जटिल हो गया था, बल्कि चकबंदी के केस तो बिहार में अभी भी चल रहे हैं, आप पता करेंगे तो पता चल जाएगा। तो ओवरऑल इन चीज़ों की हम चर्चा करेंगे, यही इसके डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स हैं, यही समृद्धि को और उत्पादकता को निर्धारित भी करते हैं। तो प्रश्न सिंपल यही है कि समृद्धि उत्पादकता के प्रवृत्तियों को बताएं, तो उत्पादकता के क्षेत्र में बांट करके हम स्वतंत्रता से लेकर के 3 भागों में बांटेंगे, फिर 22 तक। स्वतंत्रता से हरित क्रांति के पहले, हरित क्रांति से 2000 तक, और 2000 से अभी वर्तमान 2022 तक। इस ट्रेंड को समझेंगे और उसके पश्चात आएंगे उत्पादकता में सुधार लाने के क्या उपाय हो सकते हैं, और फिर फार्म इनकम के लिए। अर्थात इसके बाद भारत के उत्पादकता के 4 क्षेत्र, 4 क्षेत्रों में मैं भागों लिख दे रहा हूं, 4 वर्गों में विभाजन। इसके पश्चात स्वतंत्रता से लेकर अभी तक उत्पादकता के ट्रेंड। देखो यहां पे थोड़ा सा हमें तकनीकी रूप से सोचना होगा, क्योंकि हरित क्रांति ने निसंदेह वो माहौल बनाया, सफलता दिया, लेकिन क्या हरित क्रांति के बाद जो समृद्धि हमें प्राप्त हुई वो अभी भी प्राप्त हो रहा है? नहीं। अब लगभग भारत की उत्पादकता और समृद्धि स्टेगनेंसी में, मतलब अस्थायित्व में आ चुके हैं, स्थिरता में, कहें स्थायित्व में नहीं, स्थिरता में आ चुके हैं। वहीं चीन में लगभग आज उत्पादकता भारत से 3 गुना होता जा रहा है, कुल यदि डॉलर में हम काउंट करें तो, जबकि भूमि संसाधन भारत से चीन के पास बहुत कम है। ओबियसली चीन ज़्यादा लाभ ले पा रहा है क्योंकि उसने अन्य उपायों को, खासकर संरचनात्मक उपाय और संस्थागत उपाय, इनको बहुत बेहतर प्रकार से अमली जामा पहनाया है, क्रियान्वित किया है, इसलिए वहां पर ये प्रक्रियाएं ज़्यादा सफल हैं। तो ये हो गया प्रश्न की मांग। अब उत्पादकता से जुड़े ट्रेंड के बाद हम उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, इसके अलावा कृषि लाभ हेतु सुझाव, यही पूरे इस प्रश्न की मांग है, और इसी प्रकार से बहुत डिटेल में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आप ऑप्शनल के कई पॉइंट्स को, चूंकि कई परीक्षार्थी ऑप्शनल के ही होते हैं, परंतु आप इसी पैटर्न पे लिखें। तथ्य को बहुत यदि स्ट्रांगली आप मिस कर रहे हैं तो ना दें, बस 4 वर्गों में बांट दें। उत्पादकता के, भारत में उत्पादकता के 4 क्षेत्र हैं, अति उच्च उत्पादकता, उच्च उत्पादकता मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। जैसे डी कौंडेले आदि, या डी कौंडेले नहीं, जो रंधावा आदि का वर्क है भारत के कृषि उत्पादकता के क्षेत्रों में वर्गीकरण के लिए, तो रंधावा आदि के वर्क को यहाँ ना दें, क्योंकि समान अध्ययन का प्रश्न है, जनरल स्टडीज़ का प्रश्न है, उसको जनरल स्टडीज़ प्रकार से ही रहने दें।
तब भी आपको बहुत बेहतर गुणवत्ता युक्त नंबर मिलेगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले तो परीक्षार्थी का हाथ तंग होता है। जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं हो उनके लिए तो विशेषकर ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। उत्पादकता, समृद्धि या उसके निर्धारक घटक, भारत में इसके ट्रेंड, ये ऑप्शनल लेवल का ही प्रश्न है। एनीवे, अब चलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन की ओर। तो प्रेजेंटेशन में अर्थात इसका प्रस्तुतिकरण हम कैसे बनाएंगे। इस प्रश्न का प्रेजेंटेशन हम कैसे बनाएंगे, तो यहां पर उत्पादकता या कृषि उत्पादकता, वैसे भाव वही है, उत्पादकता एवं समृद्धि को परिभाषित करते हुए या परिभाषित करेंगे कृषि उत्पादकता, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ, समृद्धि को परिभाषित करेंगे। इसमें हमारा 15 शब्द खर्च होगा। क्लियर हुआ? और तब बताएंगे कि इसके निर्धारक घटक कौन से हैं। निर्धारक घटक कौन से हैं, इसमें एक फ्लो चार्ट ले लेंगे, चार्ट के माध्यम से बता देंगे कि इसके निर्धारक घटक कौन कौन से हैं। फिर बताएंगे, इस चार्ट के लगभग मान के चलिए 25 शब्द यहां हो जाएंगे। भारत में कृषि उत्पादकता सह समृद्धि, क्योंकि दोनों लगभग पूरक होते हैं, का प्रादेशिक वर्गीकरण, प्रादेशिक वर्गीकरण ये 4 भागों में होगा। इसको भी चार्ट के माध्यम से पेश करेंगे, तब वाक्य में मतलब शब्द काफी बचेगा, यहां पर समय भी बचेगा। तो लगभग ये 25 क्या 30 तक चला जा सकता है। 30 शब्द यहां लग जाएगा। इसमें लगभग मान के चलिए 40 से 50 शब्द लग जाएगा। और तब यहीं पर हम एक मूल्यांकन करेंगे स्वतंत्रता से लेकर के अभी तक का। स्वतंत्रता से अभी तक भारतीय कृषि की समृद्धि एवं उत्पादकता का ट्रेंड विश्लेषण, ये कम से कम 50 शब्दों का होगा। अब आप सोच रहे होंगे, जो प्रेजेंटेशन बन रहा है ध्यान से देखिए, 100 शब्द और 150 शब्द। तो जब आप 150 शब्द का प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो खिसक करके आगे बढ़ता है, 180-90 तक जाएगा। कि ये जो ट्रेंड एनालिसिस है इतने कम शब्दों में कैसे हो जाएगा, क्योंकि लगभग उत्पादकता और समृद्धि को आप उसके आधारभूत निर्धारक घटक को पहले विश्लेषित कर चुके होंगे, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं आएगा। यहां पर आपका प्रश्न का पहला पार्ट पूरा हो जाएगा। ये प्रश्न का प्रथम भाग है। प्रश्न के दूसरे भाग में उत्पादकता में वृद्धि की जो योजनाएं हैं सरकार की,
कुछ उन योजनाओं की चर्चा भी करेंगे रेफरेंस लेकर, ठीक है। और साथ में कृषि लाभ, इन योजनाओं से जोड़ेंगे और प्लस एक हम विश्लेषण और मूल्यांकन कर देंगे यहां पर कि भाई ऐसा हुआ है, इसलिए अगर ऐसा किया जाए तो ऐसा संभव है। अब इसमें लगभग उत्पादकता की योजनाओं में 50 शब्द रखेंगे क्योंकि ये बढ़ेगा, और विश्लेषण मूल्यांकन जो कृषि लाभ हेतु है इसको देखेंगे। तो लगभग मान के चलें 50 से शब्द के आसपास ही हो जाएगा। यही उत्तर का या प्रश्न का दूसरा भाग है। प्रश्न का दूसरा भाग है, यही इस प्रश्न का प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण। जब इस प्रकार से एक बेहतर रणनीति के अंतर्गत हम शब्दों को भी शामिल करके प्रश्न को खंडवाइज या खंडवार प्रकार से प्रिपेयर करते हैं कि प्रश्न के किस खंड पे हम कितना या किस भाग पे हम कितना शब्द खर्च करने वाले हैं, कौन सा मॉडल डायग्राम देने वाले हैं, तब उत्तर बहुत व्यवहारिक प्रकार से एक प्रस्तुति बेहतर या श्रेष्ठ प्रस्तुतिकरण के साथ प्रस्तुत होता है। एग्जामिनर के लिए वो आई कैचिंग होता है, अट्रैक्टिव होता है, तब बेहतर से बेहतर अंक भी आपको मिलेगा। और ऐसे प्रश्नों में 38 में से 30 तक आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये कृषि का अर्थात मानव भूगोल का तो प्रश्न है, मानव भूगोल का आर्थिक भूगोल संबंधित प्रश्न है, लेकिन इसके बावजूद यह बड़ा ही तकनीकी आधारित प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों में हम उत्तर जब देंगे उसके बाद आप इवेल्युएट कीजिएगा इसको कि अधिकांश परीक्षार्थी इसके प्रत्येक संदर्भ के प्रति या इस प्रकार के प्रश्नों के प्रत्येक संदर्भ के प्रति अवेयर नहीं होते। मैं समान अध्ययन के परीक्षार्थियों की बात कर रहा हूँ। ऑप्शनल में तो खैर ये टॉपिक बहुत डिटेल में विद्यार्थी पढ़ते होंगे। तो ये इसका प्रस्तुतिकरण है, और अब हम लोग चलेंगे प्रश्न के उत्तर की ओर कि आखिर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो जैसा मैंने बताया, उत्पादकता और समृद्धि को सबसे पहले हम परिभाषित करेंगे कि आखिर ये होते क्या हैं। ये बेसिकली दोनों पूरक होते हैं। जहां पर कृषि उत्पादकता उच्च होता है, अधिक होता है, वहीं पर कृषि का समृद्धि अर्थात ग्रोथ भी उच्च होगा, ठीक है। इसके पश्चात इसके निर्धारक घटकों की चर्चा करेंगे कि इसके निर्धारक घटक कौन कौन से हैं। एक चार्ट दे देंगे जिसमें कि हम इसके पहले वाले पेज पे जब चर्चा किए थे तो बताए थे आपको भौतिक घटक, सामाजिक सांस्कृतिक घटक, ये परंपरागत घटक हैं। इसके बेसिस पे आप समृद्धि को और उत्पादकता को बहुत सीमित रूप से बढ़ा पाएंगे। इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है, और भारत की कृषि की सबसे बड़ी समस्याओं में यही है। भारत की कृषि में जो जड़ता है, एक अस्थायित्व नहीं कहेंगे, जड़ता आ चुका है। अस्थायित्व पॉजिटिव टर्म है, जड़ता का मतलब होता है कि अब विकास की ओर वो नहीं जा रहा है। तो जड़ता आ चुका है, उसका एक कारण यही है कि हम अभी भी परंपरागत कृषि प्रक्रियाओं के आधार पर ही कृषि कर रहे हैं। लेकिन अगर हम विशेष तौर पर संरचनात्मक घटकों का प्रयोग करें जो हरित क्रांति का सबसे बड़ा आधार बना, साथ ही साथ संस्थागत घटकों का या कारकों का प्रयोग करें, तो उत्पादकता के साथ साथ समृद्धि की प्रक्रियाओं में तेजी से विकास हो सकता है। तो यहां पर इनकी चर्चा हम करेंगे चार्ट के माध्यम से, और फिर बताएंगे भारत में उत्पादकता जो समृद्धि का जो प्रादेशिक वितरण है, वर्गीकरण है, अर्थात उच्च उत्पादकता, अति उच्च उत्पादकता, उच्च उत्पादकता, समान उत्पादकता और निम्न उत्पादकता, 4 क्षेत्रों में बांट देंगे। तो यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि किस क्षेत्र में क्यों ये घटक उस प्रकार से कार्यरत नहीं है। जैसे भारत में अति उच्च उत्पादकता भारत के हरित क्रांति के क्षेत्रों में है, क्योंकि वहां पर संरचनात्मक घटकों का साथ ही साथ संस्थागत घटकों का सबसे बेहतर प्रकार से, श्रेष्ठ प्रकार से प्रयोग हो रहा है। जब संस्थागत और संरचनात्मक घटकों का सर्वश्रेष्ठ प्रकार से प्रयोग होगा तो उत्पादकता के साथ साथ समृद्धि को, ग्रोथ को भी इंश्योर इजिली किया जा सकता है। उसके बाद आता है उच्च उत्पादकता। ये वे क्षेत्र हैं जहां प्रायः
वर्षा 90 या 100 सीएम से अधिक है और साथ ही साथ सिंचाई की सुविधाएं भी प्राप्त हैं। या हरित क्रांति के डिफ्यूजन अर्थात विसरण के क्षेत्र हो सकते हैं। वो समान उत्पादकता वे क्षेत्र हैं जहां वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर, 75 ही ले लीजिए, 75 सेंटीमीटर से तो अधिक है, परंतु सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, अर्थात वहां पर शुष्क कृषि जैसी प्रक्रिया है। ऐसे क्षेत्रों में सामान्य उत्पादकता ही प्राप्त हो पाता है, इसलिए वहां पर सामान्य समृद्धि अर्थात ग्रोथ भी है। और वे क्षेत्र जहां वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर से कम है और सिंचाई उपलब्ध नहीं है, वे भारत के निम्न उत्पादकता के क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर ये चर्चा कर देंगे हम लोग वर्गीकरण के अंतर्गत, और तब फिर एक मूल्यांकन करेंगे स्वतंत्रता से लेकर के अभी तक भारत में जो 3 ट्रेंड है कि स्वतंत्रता से हरित क्रांति से 2000, 2000 से 2022 तक। आखिर क्यों स्वामीनाथन कमेटी ने कहा कि नाउ इंडिया नीड्स सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया बिकेम टोटली स्टैग्नेंट। वही जड़ता का शिकार हो गया है। हम हरित क्रांति में सफल हुए, भारत उत्पादकता और समृद्धि में बहुत ऊपर चला गया, भारत आयातक से निर्यातक बन गया, और सबसे अच्छी बात क्या है, भारत कृषि की प्रक्रियाओं में जो भारत का समृद्धि दर है वो जनसंख्या दर से हमेशा उच्च रहा हरित क्रांति की सफलताओं के पश्चात। ये बड़ा ही सुखद परिणाम था। लेकिन अगर जड़ता आ गया वैश्विक स्तर पर, चीन की तुलना में, जापान की तुलना में, ब्राज़ील की तुलना में हमारी उत्पादकता और समृद्धि और कृषि से होने वाला लाभ तुलनात्मक रूप से कम है, इसका मतलब हमें और बेहतर अभी करने की आवश्यकता है। इसीलिए स्वामीनाथन कमेटी ने कहा कि भारत को अब द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता है, और ये दूसरी हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उन क्षेत्रों में जहां हरित क्रांति हो चुका है वहां भी होगा, क्योंकि वहां पर जो कृषि की प्रक्रिया में जड़ता आया है उसे भी हमें दूर करना होगा। तो ये एक ट्रेंड का विश्लेषण और साथ में फिर उत्पादकता में वृद्धि योजनाएं, कृषि लाभ हेतु जो सुझाव है, एपीएमसी एक्ट या ट्राइफेड नेफेड जो भी चीजें हैं, यहाँ फिर हम इसकी ऐसी चर्चा करेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग प्रश्न और प्रश्न के उत्तर की ओर। तो सबसे पहले उत्पादकता और समृद्धि को परिभाषित करेंगे, फिर निर्धारक घटकों की चर्चा करेंगे, है ना। ये मैं इसलिए भी लिख दे रहा हूं क्योंकि कई बार परीक्षार्थियों का ये क्लेम होता है कि सर डायरेक्शन तो बहुत जगह से मिल जाता है कि ऐसे ऐसे करना है, बट करके कोई नहीं बताता। तो मैंने तीनों स्टेजेस में, पहले रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, प्रश्न की मांग क्या है, प्रश्न के उत्तर का प्रेजेंटेशन अर्थात प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से बनाया जाना चाहिए, और साथ ही साथ प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, इन तीनों प्रक्रियाओं को मैं एक साथ पूरा कर रहा हूं। उत्पादकता की परिभाषा क्या है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि उत्पादकता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि उत्पादकता है जो मुख्यतः संरचनात्मक घटकों के अपनाने से संभव होता है। जहां उत्पादकता उच्च होगा, अर्थात उत्पादकता और समृद्धि लगभग पूरक की तरह होते हैं, अर्थात जहां भी उत्पादकता उच्च होगी वहां कृषि का समृद्धि भी अपने आप उच्च होगा, और जहां उत्पादकता निम्न होगा वहां पर समृद्धि भी प्रायः निम्न होगा, अर्थात दोनों को पूरक की तरह देखा जाता है। तो ये अवधारणा हो जाएगा पहले। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि उत्पादकता है। उत्पादकता को आपने बता दिया। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि उत्पादकता है तथा उत्पादकता एवं समृद्धि ग्रोथ लगभग पूरक होते हैं। पूरक होते हैं, या लिख देने से स्पष्ट हो गया कि यदि उत्पादकता में वृद्धि होगी
तो समृद्धि में वृद्धि अपने आप ही हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां पे आप चाहें तो एक मॉडल दे सकते हैं जिससे कि उत्पादकता बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो एक फार्मलैंड है, सपोज करो 100 हेक्टेयर का, 100 हेक्टेयर का ये भूमि है, फार्मलैंड है, अर्थात 100 हेक्टेयर भूमि इस पर हमने 10,000 रुपया निवेश किया। निवेश का मतलब बीज आदि सब तो लेंगे ना हम लोग। तो सपोज करो 1,00,000 केजी, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 1,00,000 केजी किलोग्राम उत्पादन हुआ। एक डेटा ये है। क्लियर हो रहा है। इसी में हमने एक और 100 हेक्टेयर का लैंड लिया, 100 हेक्टेयर का भूमि लिया, प्लस जोड़ दिया हमने, फिर से इसमें 100 हेक्टेयर, या इसको ऐसे समझ लो, इस बार हमने 200 हेक्टेयर भूमि लिया, इसमें हमने 200 हेक्टेयर भूमि, ठीक है, निवेश को दोगुना कर देना है, 20,000 रुपया का निवेश कर दिया हमने। क्लियर है। तो 2 लाख केजी उत्पादन हुआ। आ रहा समझ में। अब ये उत्पादन में वृद्धि तो हुआ, लेकिन उत्पादकता में वृद्धि नहीं हुआ, क्योंकि इसमें भूमि को बढ़ा करके हमने ये कार्य किया है। यहां पे थोड़ा सा लिख देंगे हम लोग, यहां पे लिख देंगे, मैं ब्लू प्लेस लिख दे रहा हूं। इसमें उत्पादन 1,00,000 केजी से बढ़कर 2,00,000 केजी हो गया, अर्थात उत्पादन में वृद्धि हुआ। परंतु उत्पादकता में वृद्धि नहीं हुआ। ये स्पष्ट हो गया इससे। अब चलते हैं हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पर। 100 हेक्टेयर भूमि है ना, तो 100 हेक्टेयर भूमि था, इस पे हमने 10,000 रुपया निवेश किया था, तो 1,00,000 केजी उत्पादन हुआ। लेकिन इसी का एग्जाम्पल दो, इसी 100 हेक्टेयर भूमि पे इसी 100 हेक्टेयर भूमि पर हमने निवेश को बढ़ा दिया, अर्थात भूमि है 100 हेक्टेयर, निवेश हमने कर दिया 25,000 रुपया, 2.5 गुना अधिक, अर्थात हमने भूमि को नहीं बढ़ाया,
हमने निवेश को बढ़ा दिया, संकर बीज पे खर्च किया, सिंचाई पे खर्च किया, आ रहा है समझ में, और उत्पादन हो गया 2.5 लाख केजी। और यह जो वृद्धि है, यह वृद्धि उत्पादकता में वृद्धि है तथा कृषि समृद्धि भी इसी पर निर्भर है। आ रहा है समझ में। अब ये मॉडल जो है, आप चाहें तो ऐसा बना सकते हैं, जो बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि आखिर किस प्रकार से उत्पादकता का और समृद्धि का, प्रोडक्टिविटी का और ग्रोथ का निर्धारण होता है। क्लियर हो रहा है। हमने आपको क्या कहा था, फिर से एक बार देखिए आप प्रेजेंटेशन में, कि सबसे पहले हम लोग समृद्धि और उत्पादकता को परिभाषित करेंगे। यह हमने कर दिया बहुत कम शब्दों में। इनके निर्धारक घटक कौन कौन से हैं, लेकिन इसके पहले हमने उत्पादकता और समृद्धि को विश्लेषित कर दिया। उत्पादकता एवं समृद्धि को विश्लेषित कर दिया। इसके साथ साथ अब इसमें फायदा क्या है कि एग्जामिनर को आपने पहले ही पैराग्राफ में मैसेज दे दिया कि इस प्रश्न के जो तकनीकी पक्ष हैं उनको बहुत बेहतर प्रकार से मैं जानता हूं या जानती हूं। अब हम आएंगे इसके निर्धारक घटक पर। तो ये चूंकि यहां पे कमी शब्द यूज किया गया था, अब चलते हैं हम लोग निर्धारक घटक पर। कृषि उत्पादकता एवं समृद्धि के निर्धारक घटक। कृषि उत्पादकता एवं समृद्धि के निर्धारक घटक पहले हो जाएगा परंपरागत घटक। इसमें पहला हो जाएगा भौतिक घटक। जैसे मृदा, ढाल, वर्षा, तापमान, ये सब हो जाता है भौतिक घटक। दूसरा होता है सामाजिक सांस्कृतिक घटक। कृषक की आर्थिक स्थिति, सामाजिक संरचना, इसको विश्लेषित करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे पॉइंट लिखेंगे एग्जामिनर को ये मैसेज होता जाएगा कि आप इसके प्रति पूरी तरह से अवेयर हैं। इसके अलावा खाद्य संस्कृति, जैसे बिहार के लोग यदि चावल न खाएं तो लगता है कुछ मिसिंग है। बहुत टेस्टी फूड था, बहुत बढ़िया खाना खाए, लेकिन चावल नहीं मिला तो लगा कुछ मिसिंग है, मन नहीं भरा, पेट भर गया, मन लगा के नहीं खा पाए। और दिन में चावल खाए और थोड़ा सा न सोए तो जीवन बेकार, है ना। तो ओवरऑल खाद्य संस्कृति अर्थात जिस प्रकार के भोजन को आप लाइक करते हैं, कहीं ना कहीं यह संस्कृति भी कृषि के प्रक्रिया, उसके उत्पादन, उसके उत्पादकता, उसके संस्कृति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन ये गौण घटक हैं जो उत्पादकता को या समृद्धि को नहीं बढ़ा सकते। क्लियर हो रहा है। अब हम आते हैं इधर आधुनिक घटक, यही सबसे महत्वपूर्ण होंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा संरचनात्मक घटक, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल। इसमें सबसे पहले हो जाएगा सिंचाई,
इरिगेशन, संकर बीज, बेसिकली यही हरित क्रांति के आधार भी हैं। सिंचाई, संकर बीज, रासायनिक उर्वरक, वाणिज्यिक ऊर्जा, अब देखो ये ध्यान रखना, उत्पादकता को निर्धारित करने में कीटनाशक की कोई भूमिका नहीं है। उत्पादकता को निर्धारित करने में कीटनाशक की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन समृद्धि में चूंकि हो सकता है फसल नष्ट हो जाए, आ रहा समझ में, इसलिए उत्पादकता के मुख्य निर्धारक में नहीं है, परंतु फसल का जस्ट लाइक एक गारंटी है, एक बीमा है, आ रहा समझ में। और हरित क्रांति कंपोनेंट्स भी हैं ये, मैं यहां इंडिकेट कर दे रहा हूं। कीटनाशक ये प्रत्यक्ष नहीं है, इसके अलावा पूंजी एवं तकनीकी, पूंजी एवं तकनीकी, ये सभी कंपोनेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, संरचनात्मक घटक हैं, और इन्हीं के प्रयोग से उत्पादकता में त्वरित वृद्धि संभव है। इन्हीं के प्रयोग से उत्पादकता एवं समृद्धि में तीव्र वृद्धि संभव। क्लियर हो रहा है? तीव्र वृद्धि संभव अर्थात दिस ऑल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें कि सिंचाई और संकर बीज सबसे ज्यादा, लेकिन बाकी को भी आप गौर नहीं कर सकते, है ना। अब चलते हैं हम लोग संस्थागत कारक या संस्थागत घटक। तो घटक तो ऊपर लिखा ही हुआ है, इसमें सबसे पहले आएगा भू सुधार, लैंड रिफॉर्म, जैसे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। अब चूंकि ये अब नहीं है, लेकिन आजादी के समय ये था, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, चकबंदी, लैंड कंसोलिडेशन, हदबंदी, लैंड एलिनेशन, मालिकाना हक आदि। देखो, इन्हीं के प्रॉपरली नहीं हो सकने के कारण पूर्वी भारत के क्षेत्रों को हरित क्रांति के क्षेत्र के रूप में केंद्र सरकार ने चयनित नहीं किया था। और यूपीएससी में तो ये प्रश्न भी पूछा गया कि पूर्वी भारत में हरित क्रांति क्यों नहीं हुआ। आप प्रश्न देखिएगा, यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब इसी का जो तीसरा फैक्टर है वह है सरकारी नीति। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सरकारी या सरकार की योजनाएं, ये भी काफी महत्वपूर्ण होता है। अब इस चार्ट से यह स्पष्ट हो गया कि कौन कौन से वे फैक्टर हैं जो भारत में कृषि के उत्पादन तथा उत्पादकता या सीधे उत्पादकता को और समृद्धि को निर्धारित करते हैं, जिसमें कि आधुनिक घटक ही मुख्य रूप से हैं, परंपरागत घटक गौण रूप से हैं। ये उत्पादन में वृद्धि तो कर सकते हैं, परंतु उत्पादकता में वृद्धि नहीं कर सकते, और समृद्धि तो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हो जाता है। इसीलिए भारतीय कृषि जड़ता का शिकार हो गया था। भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, इसके बावजूद देखिएगा तो भारत हरित क्रांति के पहले खाद्यान्न का आयात करता था। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। जवान बॉर्डर पर लड़ेगा जब पाकिस्तान ने 65 में वॉर किया, और कृषक खेत में। और हरित क्रांति की प्रक्रिया को प्रारंभ किया उन्होंने, अमली जामा पहनाया विशेष इंदिरा गांधी ने, और मैक्सिको से गेहूं के संकर बीज मंगाए गए, और फिलीपींस से चावल के। भारत हरित क्रांति सफल हुआ, और उसके बाद से भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि अभी विकास की असीम संभावनाएं व्याप्त हैं, लेकिन भारत का जनसंख्या समृद्धि दर भी कृषि के समृद्धि दर से हरित क्रांति के पश्चात हमेशा कम रहा है। ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि भारत में आपको पता ही है बच्चे अल्लाह के देन हैं।
ईश्वर के देन है। जैसी प्रक्रियाएं आज भी चल रही हैं, बेटे की चाह में जनसंख्या बढ़ता जा रहा है। जब तक रतन का जन्म ना हो जाए तब तक जारी रहेगा क्रम। एनीवे, तो फिलहाल ये सब चीज़ें जो डिटरमिन करती हैं, इन्हीं के बेसिस पर हम इसका अवलोकन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है। और फिर आप 2-4 लाइन यहाँ पर लिख दीजिए कि संरचनात्मक घटक ही मुख्य भूमिका निभाते हैं, और तब हम लोग मूल्यांकन करेंगे हरित क्रांति का। फिर ले चलते हैं आपको प्रेजेंटेशन के पास। देखिए, यही वो चार्ट है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। ये चार्ट मैंने दे दिया यहाँ पर, ये चार्ट यहाँ पर मिल गया। अब हम लोग भारत में कृषि उत्पादकता और समृद्धि का प्रादेशिक वर्गीकरण करेंगे। पहले यही कर देते हैं 4 भागों में, है ना। भारत में उत्पादकता एवं समृद्धि का प्रादेशिक वर्गीकरण। भारत में उत्पादकता एवं समृद्धि का प्रादेशिक वर्गीकरण। देखो, सबसे पहले लेंगे उत्पादकता का स्तर। अब मान आदि नहीं लेंगे, क्षेत्र। उत्पादकता का स्तर में पहला हो जाएगा अति उच्च उत्पादकता। चूंकि समान अध्ययन से आप हैं इसलिए मान लेने की आवश्यकता नहीं है। अति उच्च उत्पादकता भारत में हरित क्रांति के क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, राजस्थान का गंगानगर जिला, इसके अलावा कृष्णा गोदावरी का डेल्टाई क्षेत्र, ये सब के सब उच्च उत्पादकता के क्षेत्र हैं, अति उच्च उत्पादकता के क्षेत्र हैं। आ रहा समझ में। और यहीं पर कृषि का समृद्धि दर भी सर्वाधिक उच्च है, क्योंकि वर्षा के ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र नहीं है। पंजाब में, हरियाणा में वर्षा की मात्रा कितनी है? 80 सीएम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 80 सीएम, गंगानगर जिला में 40 सीएम, और कृष्णा गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्र में लगभग 85 से 90 सीएम। अर्थात किसी भी कीमत पर बिहार से वर्षा वहां कम होती है, लेकिन फिर भी अति उच्च उत्पादकता का क्षेत्र है, क्योंकि यहां पर संरचनात्मक घटकों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। क्लियर हो रहा है? कारण परंपरागत के बजाय संरचनात्मक घटकों का मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से सर्वाधिक प्रयोग, साथ ही संस्थागत घटक भी सकारात्मक स्थिति में। इसीलिए ये हो गया अति उच्च उत्पादकता के क्षेत्र। आ रहा समझ में? ये सिंपली आप लिख सकते हैं। अब दूसरा कौन सा होगा भाई? तो दूसरा होगा उच्च उत्पादकता के क्षेत्र। देखो,
बिहार में कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, या जहानाबाद वगैरह भी लोगे आप, जहानाबाद तो कम है, कैमूर, रोहतास, ये सब इलाके बिहार में हरित क्रांति के इलाके हैं। या देवरिया हो गया पूर्वी उत्तर प्रदेश में, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, ये सब हरित क्रांति का जब डिफ्यूजन हुआ, फैलाव हुआ, उसमें इन क्षेत्रों का चयन हुआ। लेकिन हरित क्रांति जैसी उत्पादकता इन क्षेत्रों में नहीं पाई गई। कैमूर जिला में तकनीकी का प्रयोग तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम है, लेकिन चूंकि वर्षा बेहतर है, सोन नहर है, और पूरा का पूरा वो इलाका ही सोन नहर का है कैमूर का। वही जो सासाराम से लेकर के आप इस इधर देखेंगे मध्यवर्ती बिहार तक, तो गया के पश्चिम तक, तो वो इलाका सारा का सारा बिहार में हरित क्रांति का इलाका है। इसके अलावा जो भी बिहार के बाहर या उत्तर प्रदेश में या भारत के किसी कोने में सिंचित क्षेत्र हैं, वर्षा की मात्रा 100 सीएम से ज़्यादा प्लस सिंचित क्षेत्र, वही उच्च उत्पादकता के क्षेत्र हैं। वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से अधिक तथा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध। अब इसमें आ जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिमी मध्यवर्ती बिहार, यही कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, ये बिहार में हरित क्रांति के क्षेत्र हो गए, है ना। रोहतास हो गया, इवन पटना हो गया। पटना हालांकि हरित क्रांति से कंसर्न तो नहीं है। इसके अलावा आप किसको किसको लेंगे, तो छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ये इतने मेन राज्य हैं। इन राज्यों या क्षेत्रों में हरित क्रांति का विसरण हुआ, डिफ्यूजन, विसरण हुआ, तथा यहां भी संरचनात्मक घटकों का प्रयोग उच्च स्तर पर होता है, यद्यपि पूंजीगत निवेश कम एवं तकनीकी का प्रयोग हरित क्रांति के क्षेत्र से कम। तो यह स्पष्ट हो गया, क्योंकि अगर बिहार में भी हरित क्रांति के घटकों का प्रयोग करने लगो, संरचनात्मक घटकों का, तो बेहतर उत्पादकता की प्राप्ति होगी, समृद्धि की प्राप्ति भी होगी। आ रहा है समझ में। अब इसी को फिर मैं कॉपी कर लेता हूं और तीसरा और चौथा प्रदेश बता देता हूं। देखिए, अब उच्च उत्पादकता और ये जो है मैं मिटा देता हूं,
ऑब्वियसली फिर ये भी मिट जाएगा, तो ये भी मिट जाएगा। लेकिन बाकी सब ढांचा वैसे ही है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब तीसरा है सामान्य उत्पादकता के क्षेत्र। जहां वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर वार्षिक से कम तथा सिंचाई की सुविधा नहीं है, अर्थात शुष्क कृषि। वर्षा कम होने उत्पादकता का स्तर प्रभावित, साथ ही सिंचाई की सुविधा नहीं होने से परंपरागत कृषि प्रारूप, और जो चौथा है वो है निम्न उत्पादकता जहां 50 सेंटीमीटर जहां वर्षा 65 सेंटीमीटर वार्षिक, वैसे 50 भी लोग चाहे तो लिख सकते हैं, 50 सेंटीमीटर वार्षिक से कम, यही बेसिकली शुष्क कृषि का प्रदेश होता है। वार्षिक से कम तथा सिंचाई के या सिंपल सिंचाई के सुविधाओं का अभाव। इसमें गुजरात, अब चूंकि सिंचाई भी नहीं है, वर्षा की मात्रा भी कम है, तो शुष्क फसल या अर्धशुष्क फसल ही हो सकते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, शोरगम, है ना। वर्षा की मात्रा कम, एवं सिंचाई उपलब्ध नहीं, इसलिए वर्षा की मात्रा कम एवं सिंचाई उपलब्ध नहीं, इसलिए निम्न उत्पादकता। अब अभी तक आपने भारत पे पूरे के पूरे उत्पादकता के क्षेत्रों को, समृद्धि के क्षेत्रों को बढ़िया से विश्लेषित करके बता दिया। तो फिर से एक बार प्रेजेंटेशन देखिए आप। प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया था देखिए इसको ध्यान से, तो भारत में उत्पादकता सह समृद्धि का प्रादेशिक वर्गीकरण 4 भागों में, हालांकि 50 शब्द से क्रॉस किया, चूंकि मैं थोड़ा ज़्यादा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको बेहतर प्रकार से समझ में भी आना चाहिए, है ना। इसलिए थोड़ा सा मैं शब्द बढ़ा दे रहा हूं ताकि कंटेंट की आवश्यकता भी, की आपूर्ति भी आप तक हो जाए। अब इसमें है स्वतंत्रता से अभी तक भारतीय कृषि के समृद्धि और उत्पादकता का ट्रेंड।
ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक ग्राफ भी हम लोग ले लेंगे, ग्राफ या मॉडल आदि भी ले लेंगे हम लोग, है ना। भारत में कृषि उत्पादकता एवं समृद्धि के ट्रेंड को 3 भागों में बांटकर समझा जा सकता है। पहला है 1947 से 1966 तक, इसको कहते हैं स्वतंत्रता से लेकर हरित क्रांति तक, हरित क्रांति के पहले 66 से हरित क्रांति को मूलतः हम प्रारंभ मानते हैं। दूसरा है 1966 से 2000 तक हरित क्रांति के सफल होने तथा विसरित डिफ्यूजन होने तक। और तीसरा है 2000 से 2022 तक द्वितीय हरित क्रांति की अनुशंसा। क्लियर है। अब यहीं पर मैं इसका मूल्यांकन कर दे रहा हूं। ऐसे लिखने पे एग्जामिनर को बहुत क्लैरिटी से चीजें दिखती भी हैं, है ना। तो स्वतंत्रता से लेकर हरित क्रांति के पहले भारत में परंपरागत कृषि प्रक्रिया परंपरागत कृषि प्रक्रिया संरचनात्मक घटकों का प्रयोग न्यूनतम श्रम सघन एवं जीविकोपार्जन मतलब कृषि एक आजीविका चलाने वाला पेशा बनकर रह गया था। प्रेमचंद का देखेंगे आप गोदान, गरीबी में जन्म हुआ, गरीबी में मर गए। और धनिया और होरी की जो कहानी है, ये अगर आप पढ़ेंगे गोदान तो कितना मार्मिक हो सकता है, समझ में आएगा कि कृषक किस सोच के साथ भारत में जीवन को नरकीयता के साथ काट रहा है। लेकिन हरित क्रांति हुआ, हुआ, उजाला मतलब एक नया सवेरा आया, उत्पादकता में, समृद्धि में त्वरित उछाल हुआ। लेकिन भारत के यह केवल लगभग 17% क्षेत्र पर ही हुआ। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान का गंगानगर जिला। तो हरित क्रांति के सफल होने तथा विस्तृत होने तक उत्पादकता एवं समृद्धि में उत्पादकता एवं समृद्धि में त्वरित उछाल
या वृद्धि भारतीय कृषि विकास का स्वर्णिम काल। भारत आयातक से निर्यातक बना। आयातक से निर्यातक बना। एक चीज और लिख देना है यहां पे, कृषि समृद्धि जनसंख्या समृद्धि से हमेशा अधिक या उच्च रहा। अब ये जो फेज था यही हमारा स्वर्णिम काल था। और द्वितीय हरित क्रांति की अनुशंसा का जो फेज है इसमें हम बताएंगे पुनः जड़ता की स्थिति, चीन एवं जापान से तुलना करने पर उत्पादकता एवं समृद्धि दोनों में भारत पिछड़ा हुआ। कम से कम चीन तो विकासशील राष्ट्र है, हमारा काउंटर पार्ट भी हो सकता है चीन, जापान तो विकसित राष्ट्र है। तो यहाँ पर चीन से, और आपको घोर आश्चर्य होगा कि चीन के उत्पादकता के प्रक्रिया से डॉलर का जो उसको आय होता है वो भारत से 3 गुना है। भारत में कृषि उत्पादकता से 407 बिलियन डॉलर का आय होता है, जबकि चीन में 1348 बिलियन डॉलर का होता है। ये डेटा है 2020-21 का, कोविड के पहले का। अब आप सोचिए कि चीन के पास भूमि संसाधन भारत से कम है, लेकिन चीन के पास उत्पादकता का स्तर, समृद्धि का स्तर भारत से कितना ज्यादा है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं फिर से थोड़ा सा, तीसरे वाले का ही पार्ट जो है, भारत में कृषि उत्पादकता का आकलन 407 बिलियन डॉलर का है, जबकि चीन का 1348 बिलियन डॉलर। चीन का 1348 बिलियन डॉलर। अब आप समझ सकते हैं कि भारत को या भारत की स्थिति क्या है। तो हम खुश तो हो सकते हैं कि हमने हरित क्रांति किया, हम खुश हो सकते हैं कि भारत की जनसंख्या के समृद्धि दर से भारत का कृषि का समृद्धि दर उच्च रहा है, लेकिन जब चीन से तुलना करते हैं तो पता चलता है कि हम पिछड़ेपन के शिकार हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत के पास भूमि संसाधन, इसके अलावा कृषि की संभावनाएं चीन की तुलना में ज़्यादा अधिक है। ये मैं भावुक नहीं बोल रहा, क्योंकि भारत एक उष्णकटिबंधीय राष्ट्र है,
भारत के पास मैदान चीन से लगभग 2 गुना ज़्यादा है, 2 गुना। भारत यूएसए के बाद भूमि संसाधन में विश्व का सबसे धनी राष्ट्र है, लेकिन भारत उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे बिहार में क्षमताएं तो हैं, परंतु उस क्षमताओं को हम लोग कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा उस पर सोचना चाहिए, है ना। तो ये हो गया मूल्यांकन। अब इस ग्राफ के अंतर्गत मैं एक ग्राफ दे रहा हूं। जैसे ये सपोज करो 1947 से शुरू हुआ, ये 1966 तक है। नाइनटीन 1966 ये पहला चरण हो गया। ऑलमोस्ट कृषि का समृद्धि बस इतना ही रहा, जबकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने कृषि को ही टारगेट किया था। लेकिन ये 66 से जो 2000 का फेज है, ये बूम का स्थिति लेके आया। ये बूम की स्थिति को लेकर के आया। देखिए कैसे समृद्धि हुआ, उत्पादकता एवं समृद्धि। बल्कि मैं थोड़ा और बना दे रहा हूं इसको। यहां पे 1947 लेते हैं, ये 1966 है, ये 2000 है, ये 2022 है। ये अभी तक का मूल्यांकन मैं कर दे रहा हूं। तो ये बिल्कुल स्टेगनेंसी के साथ चल रहा है, लेकिन यहां पर ये ऐसे गया है। यही है उत्पादकता एवं समृद्धि में क्रांति। लेकिन अब तो क्रांति के बाद 22 तक मैं 22 तक ये धीरे से स्टेगनेंसी का शिकार हो गया है। तो उच्च, लेकिन अब ये स्थिरता की ओर है। जड़ता से ग्रस्त। ये चार्ट आपको मतलब ये फ्लो चार्ट आपको जरूर देना चाहिए, जो रियल ट्रेंड को बताता है। निम्न उत्पादकता एवं निम्न समृद्धि, दोनों में जो क्रांति हुआ। अब ये पोजीशन भी बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि बहुत स्लाइट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो यहां तक प्रस्ताव बहुत डिटेल में एक सारगर्भित मूल्यांकन करते हुए मैंने बता दिया कि कैसे पहले पार्ट का उत्तर पूरा होगा। और उत्पादकता में वृद्धि की जो योजनाएं हैं, अब थोड़ा इस पर चर्चा हम लोग करेंगे, और फिर कृषि से लाभ। वैसे आप मान के चलिए कि उत्तर के गुणवत्ता का अगर इतना भी आप लिख देते हैं तो बेहतर पार्ट आपने लिख दिया और अधिक से अधिक आपको अंक मिल जाएगा। आ रहा है समझ में। अब उत्पादकता में वृद्धि प्रश्न को देखिए, क्योंकि प्रश्न ही हमारे समझ का सबसे बड़ा आधार होगा। तो भारतीय कृषि में समृद्धि और उत्पादकता के प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। बहुत डिटेल में पॉइंट अर्थात तथ्य के साथ, अवधारणा के साथ मैंने प्रस्तुत कर दिया। अब पूछा जा रहा है कि देश में उत्पादकता में सुधार लाने और कृषि आय को बढ़ाने के उपाय भी सुझाइए। बेसिकली उत्पादकता में सुधार ही कृषि में आय को बढ़ा सकता है, लेकिन कृषि में आय को बढ़ाने के लिए विपणन की प्रक्रियाओं को भी बेहतर करना होगा। आ रहा है समझ में। तो अब इस
पार्ट के उत्तर पे चलते हैं हम लोग, और प्रेजेंटेशन में भी देखिए ध्यान से फिर से एक बार। तो यहाँ पर उत्पादकता में वृद्धि की जो योजनाएं हैं कुछ उसकी चर्चा करेंगे, और फिर कृषि से जो लाभ हो सकता है या उसकी चर्चा करेंगे। अब ये दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है, उत्पादकता में वृद्धि। देखो यहाँ पर दो बात बताऊंगा मैं, हो सकता है आपको सारे पॉइंट्स, सारी योजनाएं, इसलिए कहा जाता है कि ये प्रश्न इकोनॉमिक्स का है। अगर भारत सरकार की और राज्य सरकार की सारी कृषि की योजनाएं आपको याद नहीं है तो क्या करेंगे? तो आप यहां पर इस प्रकार से प्रश्न के उत्तर को एक मूव दे सकते हैं कि वस्तुतः आधुनिक कृषि के निर्धारक घटकों की समृद्धि या उनके प्रयोग में वृद्धि, उनका सफल क्रियान्वयन ही भारत में उत्पादकता या कृषि उत्पादकता साथ ही साथ समृद्धि को बढ़ाने का सबसे बड़ा आधार होगा। मैं लिख देता हूं, उत्पादकता में वृद्धि कृषि के आधुनिक निर्धारक घटक, आधुनिक निर्धारक घटक अर्थात संरचनात्मक घटक, संस्थागत घटक तथा सरकार की योजनाएं उत्पादकता में वृद्धि के आधार होंगे। वस्तुतः भारत एवं राज्य सरकार, या भारत सरकार ही देते हैं, भारत सरकार पे ही प्रश्न है। भारत सरकार विविध योजनाओं द्वारा, भारत सरकार विविध योजनाओं द्वारा इन्हीं घटकों के प्रयोग की सुनिश्चितता, प्रयोग के सुनिश्चितता हेतु विविध योजनाओं को जन सहभागिता अर्थात अभिशासन, गवर्नेंस, अभिशासन से जोड़कर क्रियान्वित करता है। अब जैसे आप दे सकते हैं तिलहन के लिए ई नैम, या इसी प्रकार की जो विविध योजनाएं हैं भारतवर्ष में चीज़ों को बढ़ाने के लिए तेजी से, ई नैम हो गया, कपास प्रौद्योगिकी मिशन हो गया, कपास प्रौद्योगिकी मिशन कार्यक्रम, तिलहन दलहन मक्के प्रौद्योगिकी, एकीकृत बागवानी विकास, लेकिन सब में जोर वही संरचनात्मक घटकों के प्रयोग को बढ़ाना है। चीनी, चीनी मतलब शुगर जो है गन्ने कृषि हो जाता है, प्रौद्योगिकी मिशन,
उपर्युक्त सभी योजनाओं में विशेष रूप से संरचनात्मक घटक के प्रयोग एवं संस्थागत घटक के विसरण की चर्चा। मतलब यहां उत्पादकता में वृद्धि किस प्रकार से सुनिश्चित हो सकता है, ये यहां बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। और उत्पादकता ही समृद्धि है। क्लियर हो रहा है? अब जो उसका अगला पार्ट है कि हम कृषि लाभ अर्थात फार्म हाउसेस के बेनिफिट को सुधार लाने और कृषि आय को बढ़ाने के उपाय भी सुझाइए। तो यहां पर उत्पादकता में सुधार के उपाय तो आपने बता दिए, कुछ योजनाओं का नाम भी आपने ले लिया, लेकिन कृषि आय को बढ़ाने के लिए अभी निवर्तमान सरकार ने जो कृषि कानून प्रस्तुत किया था, हालांकि उसकी चर्चा अभी हम लोग फिलहाल नहीं करेंगे, ये भर ही गया है। कृषि आय में वृद्धि के उपाय। सामान्यतः कृषि उत्पादकता में वृद्धि कृषि उत्पादकता में वृद्धि कृषि समृद्धि में वृद्धि का आधार है। तथा दोनों के कारण कृषि दक्षता, ये भी टेक्निकल टर्म है, दक्षता अर्थात दोनों के कारण कृषि दक्षता अर्थात कृषि से लाभ, ऐसे टर्म्स को अंडरलाइन कर दीजिए, तथा दोनों के कारण कृषि दक्षता अर्थात कृषि से लाभ में वृद्धि संभव है। अब जब कृषि से लाभ होने लगेगा तो ये कृषि से आय को भी तो बढ़ाएगा। इसी प्रकार कृषि लाभ से कृषि आय को जोड़ा जाता है, परंतु भारत में स्थिति थोड़ी भिन्न है। भारत में स्थिति थोड़ी भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि लाभ बिचौलिए ले लेते हैं। क्योंकि कृषि लाभ का अधिकांश भाग कृषक के बजाय बिचौलिए या बड़े कृषक ले लेते हैं।
कृषक ले लेते हैं क्योंकि बड़े कृषक या बिचौलिए कृषि विपणन, इसका इंग्लिश होता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कृषि विपणन की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। अब देखो, अगर बड़े कृषक बिचौलिए और बड़े कृषक अधिकांश भाग को ले लेंगे तो कृषि में उत्पादकता तो बढ़ेगा, समृद्धि तो बढ़ेगा, लेकिन मध्यम और सीमांत कृषकों के आय में वृद्धि नहीं होगा, बहुत सीमित होगा। क्योंकि अधिक लाभ कौन लेगा? बड़े कृषक, जो बेसिकली बिचौलिए कार्य करते हैं, मार्केटिंग प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, आ रहा है समझ में, की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। अर्थात कृषि में उत्पादकता एवं समृद्धि की तीव्र वृद्धि के बावजूद मध्यम एवं लघु या सीमांत कृषकों के आय में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हो सका है। इसीलिए भारत सरकार ने कृषि विपणन प्रक्रिया में एपीएमसी एक्ट, नेफेड, ट्राइफेड, ये ट्राइबल्स के लिए होता है, नेफेड, ट्राइफेड आदि का निर्माण किया ताकि बिचौलियों का यथासंभव उन्मूलन एवं कृषकों तक व्यवहारिक रूप से लाभ पहुंच सके। परंतु अभी भी व्यवहारिक रूप से यह क्रियान्वित नहीं हो सका है। अतः प्रशासनिक प्रतिबद्धता में वृद्धि
पंचायती राज की भूमिका में वृद्धि, कृषि विपणन को राष्ट्रीय के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ने की प्रक्रिया विपणन की अवसंरचना जैसे परिवहन, कोल्ड स्टोरेज, आदि को मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से वृद्धि। अब ये सब कुछ आपके फिर सुझाव हैं जिनके माध्यम से कृषि विपणन की प्रक्रिया में कृषक खुद शामिल होकर के अत्यधिक लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया से आपको प्रश्न और प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। प्रश्न तकनीकी आधारित तो था, ऑफिसर के परीक्षार्थी कई बार इसको समझ जाते हैं, परंतु समान अध्ययन के अंतर्गत जो तैयारी या परीक्षार्थी जो तैयारी करते हैं उनका हाथ तथ्य या अवधारणा के अंतर्गत थोड़ा तंग हो जाता है। टीम दृष्टि का ही प्रयास है कि आपको तथ्य और अवधारणा को इस प्रकार से संप्रेषित किया जाए कि न केवल आप उसको समझें बल्कि खुद को तैयार करके परीक्षा में लिख के आए। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न के उत्तर और लगभग एक आदर्श उत्तर के संप्रेषण के प्रक्रिया से उत्तर लेखन के कला में, कौशल में एक निखार आएगा, सीखेंगे आप। यहाँ तक कि बीपीएससी का जो ऑनलाइन कोर्स है दृष्टि आईएएस उसको भी संचालित करती है। पीटी का भी चला था, मुख्य परीक्षा का होने वाला है, क्योंकि पीटी के बाद दृष्टि आईएएस समान अध्ययन के लिए जो मुख्य परीक्षा का कोर्स होगा वो संचालित भी करेगी। आप जुड़िए, सीखिए, अच्छे रैंक के साथ चयनित होइए। सिलेक्शन का मज़ा ही कुछ और है और मुझे पता है बड़े जुझारूपन के साथ, प्रतिबद्धता के साथ आप तैयारी करते हैं। कई ऐसे भी परीक्षार्थी हैं जो बहुत गरीबी के साथ भी परंतु बड़े जीवटता के साथ लगे हुए हैं। उन परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ इसका लाभ होगा। मिलते हैं अगले प्रश्न के उत्तर के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।